थैंक यू सो मच। नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय प्राइम टाइम कार्यक्रम आर पार। सबूत ब्रिगेड एक बार फिर मैदान में कूद आई है, या फिर कहें तो उतर गई है। कांग्रेस के बड़े नेता, गांधी परिवार के बेहद करीबी और राहुल गांधी के राजनीतिक गुरु कहे जाने वाले श्रीमान दिग्विजय सिंह फिर से सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांग रहे हैं। यानी सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत की डिमांड के साथ सियासी ताल ठोक रहे हैं और कह रहे हैं कि मोदी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक करवाने की बात तो कही, लेकिन कभी उसका प्रमाण यानी सबूत नहीं दिया, यानी प्रूफ नहीं दिया। साथ ही दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर पुलवामा का पिटारा भी खोल डाला है और कहा है कि पार्लियामेंट में सरकार ने इसकी रिपोर्ट क्यों नहीं पेश की अभी तक। इतना ही नहीं, मुगलों की क्रूरता वाले दौर को एक तरह से क्लीन चिट दी है, जस्टिफाई किया है। उन्होंने यह तक कहा है कि इस्लामिक शासन के दौरान हिंदू कभी खतरे में नहीं रहा। तो अब हिंदू खतरे में कैसे है, यानी दिग्विजय सिंह ने विवादित बयानों की झड़ी लगा दी है। कांग्रेस ने माइक भी हटवा दिया है। तो बीजेपी कह रही है कि राहुल गांधी की भारत तोड़ो यात्रा का प्रमाण अब सबके सामने आ गया है। लेकिन बड़ा सवाल है कि क्या यह सबूत वाला एजेंडा, क्या यह मुगलों वाला एजेंडा कांग्रेस को सियासी फायदा पहुंचाएगा? इसका भी आज संपूर्ण विश्लेषण होगा और इसी पर होगी आज देश की सबसे बड़ी बहस। चुनावी साल, सबूत पर फिर बवाल और मुगलों की भी कुछ लोग ठोक रहे हैं ताल। आज का आर पार इसी पर। सर्जिकल स्ट्राइक पर फिर कांग्रेस का सवाल। सर्जिकल स्ट्राइक की बात करते हैं कि हमने इतने लोग मार गिराए, लेकिन प्रमाण कुछ नहीं, केवल झूठ का पुलिंदा से ये राज कर रहे हैं। पुलवामा अटैक पर भी सियासी बवाल। हमारे 40 सीआरपीएफ के जवान शहीद हो जाते हैं। आज तक उस घटना की जानकारी न संसद में उन्होंने पेश की, न जनता के सामने रखी। राहुल गांधी की यात्रा जैसे ही कश्मीर के करीब पहुंची, सर्जिकल के सबूत और पुलवामा हमले पर सियासत का नया दौर शुरू हो गया। आप भारतीय सेना के खिलाफ बोलेंगे, ये भारत बर्दाश्त नहीं करेगा। यात्रा जिसका असली मकसद है भारत को खंडित करना, यह प्रतीत हो गया। यहां तक कि जब मीडिया ने इस बयान पर दिग्विजय सिंह से सवाल पूछा तो जयराम रमेश बीच में आ गए और सवाल का जवाब नहीं मिल पाया। इसे लेकर बीजेपी के अमित मालवीय ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उरी का बदला लेते हुए भारत की वीर सेना ने सितंबर 2016 में पाकिस्तान में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक की। इसका वीडियो सबूत भी सामने आया। विदेशी मीडिया ने भी पुष्टि की। और तो और पाकिस्तान के पालतू आतंकी हाफिज सईद ने भी सर्जिकल स्ट्राइक का बदला लेने की बात करके ये साफ कर दिया था कि पाकिस्तान को कितनी जबरदस्त मार पड़ी है। अब जनाब बारी इंशाअल्लाह पाकिस्तान की होगी। अब मोदी अब सर्जिकल स्ट्राइक होंगी इंशाअल्लाह, तो ये पता चलेगा कि सर्जिकल स्ट्राइक किसको कहते हैं, ये तुम्हें पता चलेगा। लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस के संजय निरुपम, पी चिदंबरम, दिग्विजय सिंह समेत कई विपक्षी नेता सबूत मांगते रहे। और इसके बाद जब एयर स्ट्राइक हुई तब भी एक सबूत ब्रिगेड सामने आया था। लेकिन दिग्विजय सिंह ने आज एक और विवादित बयान दे दिया है। 500 साल के मुस्लिम हुकूमत में हिंदू धर्म खत्म नहीं हुआ तो अब कैसे हो जाएगा? लेकिन आज का बड़ा सवाल है कि क्या बार बार सेना के शौर्य पर सवाल उठाकर भारत जुड़ जाएगा? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। और अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का, सियासत के पिटे एजेंडे का विश्लेषण। मैं आपको एजेंडा बताऊंगा और उसका असर बताऊंगा। सितंबर 2016
सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल। मार्च 2017 यूपी के चुनाव में कांग्रेस को मात्र 7 सीटें मिली, यानी 7 सीटों पर सिमट गई थी कांग्रेस। असर यह हुआ मार्च 2017 के अंदर। सितंबर 2016 राफेल डील पर कहा गया कि चौकीदार चोर है और कांग्रेस गुजरात में चुनाव हारी। 2019 में राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे विषय के लिए माफी तक मांगी। मार्च 2019 एयर स्ट्राइक का सबूत मांगा गया। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को मात्र 52 सीटें मिली। याद होगा आपको नवजोत सिंह सिद्धू, इसके अलावा संजय निरुपम, सबने सबूतों की डिमांड करी थी। जून 2020 गलवान पर सवाल उठाए गए। बिहार में कांग्रेस को सिर्फ 19 सीटें जीत पाई और बीजेपी की सरकार बनी, यानी बीजेपी वहां पे सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर उभरी, या फिर कहें तो नंबर 2 पार्टी के तौर पे उभरी। बड़ा सवाल यह है कि क्या सबूत वाला एजेंडा 2024 में कांग्रेस का काम कर पाएगा? ये बड़ी बात है। काम आ पाएगा, ये बड़ी बात है। आज का मूल सवाल यह है, क्या ये सबूत वाला एजेंडा, क्या ये मुगलों वाला एजेंडा 2024 में कांग्रेस के लिए कुछ कमाल कर पाएगा? आज आर पार में इसी सवाल के साथ होगा सबसे बड़ा मंथन। मेरे साथ कौन कौन जुड़ा है आपको स्क्रीन पर दिखा देते हैं। मेरे साथ आज की चर्चा में डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी हैं, आपका अभिनंदन है। वारिस पठान है, आपका अभिनंदन है। आचार्य प्रमोद कृष्णम है, उनका अभिनंदन है। रिजवान है, उनका अभिनंदन है। आप तमाम लोगों का स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत करता हूं और आचार्य जी, पहला सवाल आप इस पर दागता हूं। आज का पहला सवाल यही है कि सबूत वाला दौर एक बार फिर वापस लौट आया है। मुगलों के दौर को क्लीन चिट दी जा रही है, क्यों? देखिए अमीश देवगन, दिग्विजय सिंह के बयान को बहुत ज़्यादा गलत तरीके से आप ले रहे हैं। दिग्विजय सिंह जी ने ये नहीं कहा कि मुगलों का दौर बहुत अच्छा था। दिग्विजय सिंह जी ने ये कहा है कि अगर आज हिंदू खतरे में है तो इतना ज़्यादा हिंदू खतरे में कैसे हो गया, जबकि हिंदू हृदय सम्राट लोगों की सरकार है। सुधांशु जी इसका जवाब दें। भाई आप कहते थे हिंदू खतरे में, तभी तो प्रचंड बहुमत दिया आपको, मैंडेट दिया हिंदुओं ने, 2014 में आपकी सरकार बनी। उसके बाद फिर आपने कहा जी हिंदू खतरे में, फिर 2019 में बन गई। तो अब अगर हिंदू खतरे में है तो फिर इसकी जिम्मेदारी तो आपकी है, इसकी जिम्मेदारी किसी दूसरी पार्टी की थोड़ी है। तो हिंदू आज खतरे में है तो उसके लिए यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। और कश्मीरी ब्राह्मणों के साथ अगर इंसाफ नहीं हो रहा तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? आप हैं। नहीं, और दूसरी बात यह है कि अगर दिग्विजय सिंह जी एक सवाल मेरा और है। अगर मुगलों का आप सवाल करें, मैं आपको मौका दूंगा, लेकिन अगर मुगलों को आप क्लीन चिट दे रहे हैं, आप कह रहे हैं कि उस दौर में हिंदू खतरे में नहीं थे, अब हिंदू खतरे में आ गए हैं, कैसे? वो जो औरंगजेब सवामन जनेऊ जलाता था, किसके जलाता था? वो जो मंदिर तोड़ा गया सोमनाथ का, वो किसके दौर में तोड़ा गया? नहीं, दिग्विजय सिंह अगर मुगलों को क्लीन चिट देंगे तो हम सवाल भी नहीं पूछेंगे। नहीं जी आचार्य जी, मुझसे सवाल है सुधांशु जी से? मेरा आपसे सवाल है। सुधांशु से कैसे ये सवाल हो सकता है? तो जवाब तो सुन लो, मुझे मौका तो दो मेरे भाई। मैं ये कह रहा हूं कि मुगलों के पीरियड को कौन क्लीन चिट दे रहा? मुगल तो आक्रांता थे, हमलावर थे, मुगल तो लुटेरे थे। वो यहाँ आए, चंगेज खान, नादिर शाह, तैमूर लंग, लूट खसोट करी और चले गए। लेकिन उनमें से कुछ लोग ऐसे थे जो यहाँ रह गए कि भाई यहाँ बादशाहत करो। तो वो विषय दूसरा, मुगलों को कौन क्लीन चिट दे रहा है? सवाल ये नहीं है, सवाल ये है, दिग्विजय सिंह ये कहना चाहते हैं कि अगर आज हिंदी, अरे भाई दिग्विजय सिंह जी ये कह रहे हैं कि अगर आज हिंदू खतरे में है तो इतना हिंदू तो तब मुगलों के राज में भी खतरे में नहीं था जितना आज खतरे में। तो चलिए इसको दूसरे तरीके से पकड़ लेता हूं। यानी आपको मुगलों का राज मोदी के राज से बेहतर लगता है? आप कहते हैं मुगल राज कर ले, मोदी राज ना करे। नहीं, इसका मतलब तो एक हुआ। बिल्कुल, हमें तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। नहीं, हमें मोदी राज कान इधर से भी नहीं पकड़ना चाहते, मोदी के राज से मुगलों का राज क्यों अच्छा लगता? तो ऐसे तो नहीं चलेगा ना आचार्य जी। मैं तो आप ही के साथ संवाद कर रहा हूं, मैं किसी और तीसरे को बीच में नहीं लेकर आया। अगर आप इतनी तकड़ी तलवारबाजी करेंगे जल्दी तो मुझे आपका सवाल जब मिलता है तो 3 सेकंड लेट मिलता है। मैं जब जवाब देना शुरू करता हूं आप फिर तलवारबाजी शुरू करते हैं। मैं कोई तलवारबाजी नहीं कर रहा सर, मेरा जवाब तो जनता तक पहुंच नहीं पाएगा। ये सवालों का वार है। आप बहुत अच्छी ढाल हैं और आप अच्छे जवाब दे लेते हैं। मैं तो आपसे बड़ा बेसिक पॉइंट पूछ रहा हूं।
अगर दिग्विजय सिंह ने क्लीन चिट नहीं दी है तो आप फिर दूसरे तरीके से जस्टिफाई कर रहे हैं, आप जस्टिफाई कर रहे हैं कि मोदी से बढ़िया, या दिग्विजय सिंह जस्टिफाई कर रहे हैं या कांग्रेस जस्टिफाई कर रही है कि मोदी से बढ़िया मुगलों का राज था। एक ही बात कोई समझेगा ना इसके अंदर। मैं बिल्कुल साफ कह रहा हूं, मैं बिल्कुल जस्टिफाइड नहीं कर रहा हूं। दिग्विजय सिंह जी ने यह नहीं कहा है कि मोदी के राज से मुगल का राज अच्छा था। दिग्विजय सिंह का कहना है कि बीजेपी के सपोर्टिंग ऑर्गेनाइजेशन ये कहते हैं कि हिंदू खतरे में है, तो अब हिंदुओं की सरकार है, हिंदू हृदय सम्राट प्रधानमंत्री हैं, हिंदू हृदय सम्राट गृह मंत्री हैं, धारा 370 हट चुकी है, तो अब हिंदू खतरे में क्यों है, ये बीजेपी से पूछो। अगर अब हिंदू खतरे में है तो फिर क्यों है, ये सवाल है। सुधांशु त्रिवेदी, दिग्विजय सिंह ने जो बोला उसको ऐसे नहीं समझना चाहिए, उसको वैसे समझना चाहिए जैसा आचार्य प्रमोद कृष्णम समझाने का प्रयास कर रहे हैं, या फिर जैसा कांग्रेस समझाने का प्रयास कर रही है। हाँ, मैं बता रहा हूं। देखिए अमीश जी, आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जन्म जयंती है। हिंदू खतरे में का जवाब यहीं से देता हूं। जब नेताजी 1938-39 में अंग्रेजों की नजरबंदी में से, गिरफ्तारी में से निकलकर कलकत्ता से पेशावर होते हुए काबुल गए थे, तो वो काबुल में कहां रुके थे, किसी को ध्यान है? एक मेहरोत्रा जी थे जो ड्राई फ्रूट्स के बड़े व्यापारी थे, उनके घर पे शरण ली थी। कितनी पुरानी बात है? सिर्फ 85, 83, 84 साल पुरानी। अब बताइए, बचा कोई काबुल में मेहरोत्रा? पूछना चाहता हूं। 1947 में काबुल में 1/3 पॉपुलेशन थी। काबुल में, लाहौर और कराची के बाद काबुल में 1/3 हिंदू और सिख थे। आज कोई बचा? लाहौर में 75% हिंदू और सिख थे, कहां चले गए? कराची में 2/3 थे, कहां चले गए? कश्मीर वैली में थे, कहां चले गए? जनाब, ये खतरा दिखा, इसलिए जनता का विश्वास हमारे ऊपर हुआ। ये तो मैंने सिर्फ नेताजी की बात कही। और आपको एक और बात बता दूं, उनका जन्म जिस समय हुआ नेताजी का 1897, 125 साल पहले, पाकिस्तान बांग्लादेश नहीं, अफगानिस्तान बर्मा भी हमसे कंट्रोल होता था। पूरा चाइना बुद्धिस्ट था, तिब्बत चीन का हिस्सा नहीं था, सोवियत संघ बना नहीं था, हम दुनिया के सबसे बड़े देश थे। और अगर बौद्ध और हिंदू धर्म को एक फैमिली का धर्म मान लें तो सबसे बड़े धर्म थे, और हिंदू सबसे बड़ा धर्म था और भारत सबसे बड़ा देश था। सब कुछ 100-125 साल में खत्म हुआ, और दिग्विजय सिंह जी जैसे लोगों को नजर नहीं आता है कि इसमें कोई खतरा था और क्या था। अब मैं एक ऑब्जेक्टिव बात करता हूं। जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस किसने की थी? डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस ने। तो किससे सबूत मांग रहे हैं? दिग्विजय सिंह सरकार से मांग रहे हैं कि मिलिट्री से मांग रहे हैं? और वो कह रहे हैं यूएस की तरह सबूत देना चाहिए। अभी यूएस ने पिछले साल अमन अल जवाहिरी को मारा। मैं पूछना चाहता हूं, कितने यूएस के लोगों ने सबूत मांगा? ओसामा बिन लादेन को मारा गया तो कितने लोगों ने यूएस में कहा कि ओसामा बिन लादेन की लाश क्यों नहीं दिखाई? और पार्टियां बदलती रहती हैं, आतंकवाद पे स्टैंड नहीं बदलता। ओसामा बिन लादेन को खत्म करने का संकल्प लिया था जॉर्ज बुश ने, जो रिपब्लिकन पार्टी का था, और उसको खत्म किया बैराक हुसैन ओबामा ने, जो डेमोक्रेटिक पार्टी का था। सिर्फ हमारे ही यहां ये विचित्र सा काम होता। और तो और, मैं तो कहता हूं पाकिस्तान में देख लीजिए, उनकी कश्मीर पे पॉलिसी, कोई भी सरकार में रहे, वो चाहे नवाज शरीफ रहे, भुट्टो रहे, इमरान खान रहे, शहबाज शरीफ, एक ही रहती। हमारे ही यहां बदल जाती है। ये अद्भुत है भाई। हम आएंगे तो स्टैंड दूसरा, और कांग्रेस आएगी तो स्टैंड दूसरा। और मैं कहना चाहता हूं कि हाफिज सईद को तो दिग्विजय सिंह जी ने हाफिज साहब कहा था ना, तो अपने साहब का बयान याद कर लें, जिसने कहा था कि हम इंशाअल्लाह बदला लेंगे सर्जिकल स्ट्राइक का। और वो पुलवामा पे कहते हैं तो पाकिस्तान के मंत्री फवाद चौधरी, जिनका वो फेमस बयान था कि पौवा पौवा भर के हमने बम बना के रखे हैं, वो पौवा पौवा फेम वाले फवाद चौधरी ने पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में बोला था कि हमने पुलवामा में घुस के मारा। और इमरान खान एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इन द नेशनल असेंबली हैज सेड कि इन्होंने जो बालाकोट में किया था उससे ज्यादा खौफनाक हम कुछ करना चाहते हैं। मगर दिग्विजय सिंह जी को कैसे सबूत? जी जवाब लेते हैं आचार्य जी। आचार्य प्रमोद कृष्णम अपने साहब यानी हाफिज सईद नजर नहीं आते, उन्हें आरएसएस नजर आता था। आचार्य प्रमोद कृष्णम, सरकार कहती थी कि हाफिज सईद, डॉक्टर अजय आलोक सिंह कहते थे, जो जाने माने पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, वो कहते हैं कि ये भारत जोड़ो यात्रा नहीं है, ये मुसलमान जोड़ो यात्रा है। उन्होंने कई बार कई मंचों पर इस बात को बोला है। क्या जवाब है आपके पास? क्या सर्जिकल स्ट्राइक पर सबूत मांगकर, मुगलों को क्लीन चिट देखकर, क्या आप उन्हीं की बात को सिद्ध कर रहे हैं ये मुसलमान जोड़ो यात्रा है? हाँ, देखिए अमीश देशबंधु जी, एक तो
नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बात उठाई सुधांशु जी ने। भाई नेताजी सुभाष चंद्र बोस तो कांग्रेस के अध्यक्ष थे, कांग्रेस के नेता थे, उसमें आपका क्या लेना देना भाई। दूसरी बात, ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस पूरे देश के हैं, क्योंकि जो महापुरुष होता है वो मैं उसको किसी पार्टी की परिधि से बाहर मानता हूं। दूसरा पॉइंट अभी आपने कहा कि भाई ये सबूत मांगने वाली बात, दिग्विजय सिंह जी ने सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगे हैं, तो दिग्विजय सिंह कौन है? 10 साल चीफ मिनिस्टर रहे हैं, कांग्रेस के बड़े नेता हैं, मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट हैं। और जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई तो ये भारत के जवानों के शौर्य का एक प्रतीक माना गया। आज भी हम कहते हैं भारत के जवानों का शौर्य है, तो शौर्य उन्होंने इतना बड़ा, जब हमारे जवानों ने जो इतनी बड़ी बात करी, तो आप अगर सरकार से पूछा जाता भाई 4 साल हो गया, अब तो बता दो आप क्या सोचते हो? पुलवामा में जो शहीद हुए हमारे 40 जवान, वो आरडीएक्स कहां से आया? अगर कोई इसका सवाल आपसे करता है तो सेना का अपमान कहां से हो जाता है? पठानकोट में हमला क्यों हुआ? उरी में हमला क्यों हुआ? गलवान में 42 जवान शहीद हुए, तो आपसे कोई ये पूछे ही ना क्या? आप चाहते क्या है? ये डेमोक्रेसी है। सवाल पूछना कोई देशद्रोह नहीं है, सवाल पूछना कोई गुनाह नहीं है। सुधांशु जी, सवाल आपने भी पूछे, इंदिरा गांधी की सरकार पे आज तक सवाल उठाते हैं आप, इंदिरा गांधी जी के फैसलों पे आज तक सवाल उठाते हैं, पंडित नेहरू के फैसलों पे आज तक सवाल उठाते हैं, लाल बहादुर शास्त्री ताशकंद का समझौता हुआ उस पर सवाल आज तक उठते हैं। ये भारत है, ये अमेरिका नहीं है। भारत की जन भावनाओं का सम्मान करिए। भारत का जनता, भारत की देश की जनता अब तो जानना चाहती है, बता दो ना। मुगलों को क्लीन चिट दी जाए। हम ये नहीं कह रहे सर्जिकल स्ट्राइक आपने नहीं की। जी ओके, हम ये नहीं कह रहे। नहीं, आप ही के नेता बोलते हैं, सिद्धू बोले, बिल्कुल ये नहीं कह रहे। सिद्धू बोले, संजय निरुपम बोले, दिग्विजय सिंह बोले, कई नेता बोले देश की सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक की। फिर सबूत भी आप ये कह रहे हैं देश की सेना ने इतना पराक्रम का काम किया, तो जरा खुल के बताओ ना। दिग्विजय सिंह ये पूछ रहे हैं। अब दिग्विजय सिंह के सवाल को आप गलत तरीके से पेश करो तो इसमें दिग्विजय सिंह सर सवाल हम गलत तरीके, उनका सवाल गलत तरीके से नहीं पेश कर रहे, उनके जवाब को दिखा रहे हैं हम सर। और उनका जवाब अगर इतना ही सही था तो कांग्रेस के मीडिया हेड को उनके सामने से माइक क्यों हटाना पड़ा सर? एक चैनल का माइक हटा दिया गया आज उनके सामने से। एक माइक, अगर वो इतना ही सही जवाब था। अमीश, मुझे आपकी आवाज कट मुझे पता है इस विषय पर आपको आवाज नहीं पहुंचेगी, लेट पहुंचेगी, लेकिन आगे हम प्रयास करेंगे आवाज आप तक सारी पहुंचे। सुधांशु त्रिवेदी, देखिए, हम सिर्फ ये कहना चाहेंगे, ये अमेरिका नहीं है, जा रहा है उससे अधिक ये पाकिस्तान नहीं बोल रहा है। वही तो मैं कहना चाह रहा हूं। यह सिर्फ भारत एक ऐसा देश है जहां आतंकवाद को लेकर राजनीतिक दलों के 2 अलग अलग सुर होते हैं। दुनिया में कोई देश ऐसा नहीं जो आतंकवाद से लड़ रहा हो, वहां राजनीति में दल बदलने के ऊपर आतंकवादियों के लिए इतना बड़ा चेंज आ जाता हो कि दिग्विजय सिंह जी का ही स्टेटमेंट कोट कर रहा हूं, इनकी नजर में ओसामा जी हो जाता है, हाफिज साहब हो जाता है, इनकी नजर में इशरत जहां बिहार की बेटी हो जाती है, इनकी नजर में जाकिर नायक शांति का मसीहा हो जाता है, अफजल हालात का मारा हो जाता है, याकूब मेनन की जुडिशियल किलिंग हो जाती है, बुरहान वानी भटका हुआ नौजवान हो जाता है, और भारत की सेना का अध्यक्ष सड़क छाप गुंडा हो जाता है। जी, उन्हीं लोगों को सबूत चाहिए, ठीक है, देखने की कोशिश वारिस पठान। और अपनी हमारी सरकार नहीं, एक लाइन और कह दूं, अपनी सरकार का मजाक उड़ाते हैं। इनकी सरकार ने कहा कि 26/11 हाफिज सईद ने और पाकिस्तान ने कराया, और दिग्विजय सिंह जी ने जाकर उस पुस्तक का विमोचन किया जिसमें कहा गया 26/11 आरएसएस ने कराया। तो भाई, ये आप अपनी सरकार का तो सम्मान कर लो। और मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं, अगर उनकी सरकार सही थी तो दिग्विजय सिंह जी पे कार्रवाई क्यों नहीं हुई, और दिग्विजय सिंह सही थे तो सरकार पे कार्रवाई क्यों नहीं हुई? इंटरेस्टिंग पॉइंट है, लेकिन मैं उसका जवाब लूंगा। लेकिन वारिस पठान, आपको मैं लेके आता हूं चर्चा के अंदर। वारिस पठान, मुगलों के दौर को क्लीन चिट और मोदी के दौर पर सवाल, आप पहले इस बात से सहमत हैं या असहमत? देखिए अमीश भाई, मैं आपके सवाल का 2 हिस्से में जवाब दूंगा। जी, पहले तो मैं जो सुन रहा था अभी यहाँ पे कि कंसेप्ट ये हिंदू खतरे में, मुझे अमीश भाई ये कंसेप्ट ही समझ में नहीं आया कि हमारे देश का हिंदू भाई खतरे में कैसा आया, जबकि 140 करोड़ की आबादी में मेजोरिटी 120 करोड़ जो है वो तो हमारे हिंदू भाई बहन है। हमारे देश के अंदर प्रधानमंत्री जो है वो हिंदू है, रक्षा मंत्री हमारे हिंदू है, हमारे होम मिनिस्टर हिंदू है, फिर हिंदू खतरे में कैसे आ गया? काफ़ी सारे चैनल और काफ़ी एंकर्स वो भी हिंदू समर्थक है,
तो फिर हिंदू खतरे में कैसा आया? तो ये कि झूठ का जो भ्रम फैला जा रहा है ना अमीश भाई, पहले तो इसको रोकना होगा। ये बीजेपी डरा रही है हमारे हिंदू भाई बहनों को कि सुनो ये लोग ऐसा करेंगे, हिंदू खतरे में आ जाएगा। मुगल थे, अब मुगल है, चले गए। अब जो कांग्रेस है बीजेपी, मैं तो दोनों को एक ही समझता हूं, आपको पता है अमीश भाई, मैंने कभी भी दोनों को अलग समझा ही नहीं है। मैं तो हमेशा बोलता हूं दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू है। अब बात नंबर 2 के मोदी के राज में क्या हो रहा है, जरा बोलना पड़ेगा अमीश भाई इसमें। सुनिए जरा, 10 सेकंड में बताऊंगा अपनी बात। जी जी। मोदी के राज में हो ये रहा है कि अगर मोदी के खिलाफ एक डॉक्यूमेंट्री बनाए बीबीसी वाला और अगर एयर करने की कोशिश करे तो मोदी जी उसको बैंड लगा देंगे। ना यूट्यूब पे चलेगा, ना फेसबुक पे चलेगा, ना ट्विटर पे चलेगा, सब सोशल मीडिया के ऊपर उसको बैंड लगा देंगे क्योंकि मोदी के खिलाफ है। मोदी जी बोलेंगे पिक्चर के बारे में कि मत ऐसा बोलो, मगर वहीं पर रंग के ऊपर आप भी डिबेट करेंगे, सब डिबेट कर लेंगे, पिक्चर को बैंड करने की बात कर लेगा बीजेपी का मंत्री। लेकिन वहीं पर जब फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी का कातिल नथुराम गोडसे, जो देश का सबसे पहला आतंकवादी था, जिसके ऊपर पिक्चर बन रही है जो रिलीज होने वाली है, उसको रोकने के लिए ना मोदी जी बोलेंगे, ना अमीश देवगन बोलेंगे, ना देश के अंदर कोई बीजेपी का नेता बोलेगा कि उसको रोका जाए। क्यों ग्लोरीफाई करना नथुराम गोडसे को? क्या वो देश का सबसे पहला आतंकवादी नहीं था? क्या उसने फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी का कत्ल नहीं कर दिया? अब क्यों खामोश? बिल्कुल सही। बीजेपी वाले क्यों नहीं बोल रहे हैं कि गोडसे फिलिप पे बैंड लगाओ? आपकी बात से मैं मोदी जी क्यों नहीं बोल रहे हैं गोडसे फिलिप पे बैंड लगाओ? नहीं बननी चाहिए जिसमें औरंगजेब और खिलजी को हीरो दिखाया जाता है, नहीं बननी चाहिए। और ऐसे लोगों की तरफ कैमरा भी नहीं जाना चाहिए जो औरंगजेब की मजार पे जाके रोते हो। ऐसे लोगों के पास कैमरा भी नहीं जाना चाहिए। सही कहा, आपकी बात से मैं सहमत हूं। इस बात को और आगे बढ़ाता हूं, जो औरंगजेब की मजारों पर जाके लोग रोते हैं और छाती पीटते हैं, वो भी नहीं होना चाहिए। तालीम, थोड़ा एजुकेशन, अमीश भाई इसमें थोड़ा सा एजुकेशन आपको करना देना चाहता हूं मैं। औरंगजेब की जो मजार है ना, वो प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है बाय एएसआई। एएसआई किसके अंदर आता है? सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है। प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट होगा, लेकिन उसकी मजार पे रोना, उसकी मजार पे रोना संविधान में नहीं लिखा हुआ है। औरंगजेब की मजार पे रोना संविधान में नहीं लिखा हुआ है। निकालिए ना, औरंगजेब की मजार पे रोना संविधान का हिस्सा नहीं है। ना आपको फंडामेंटल राइट है, ना आपकी फंडामेंटल ड्यूटी है। निकाल दो, एक नोटिफिकेशन निकाल दो, कोई रिजवान अहमद निकालिए, नहीं जाएंगे। ठीक है, मुगल थे, चले गए, मुगलों ने बनाया, ताजमहल बनाया, मुगलों ने सब कुछ बनाया। जहाँ 26 जनवरी 15 अगस्त को वहां पर जाकर झंडा वंदन होता है। नहीं, वही दिग्विजय सिंह बात कह रहे हैं, चले गए। मुगलों का दौर सही था, मोदी का दौर खराब है। रियलिटी बता रहा हूं। जी। ओके, रिजवान अहमद, कान को दाएं से पकड़ो या बाएं से पकड़ो, पकड़ना अल्टीमेटली कान को ही है। मुगलों के दौर की तारीफ करके या फिर कहें तो मुगलों के दौर को कह के कि मुगलों के दौर में तो हिंदू खतरे में नहीं थे, आज हिंदू खतरे में आ गए हैं, यानी मुगलों का दौर सही था। उसके बाद बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को लाकर यह बताने का पूर्णतः प्रयास हो रहा है कि किस तरह से अभी असुरक्षित वातावरण है। और यह दुकान नई नहीं है, यह दुकान 2014 के बाद से निरंतर चल रही है। जी शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम। अपनी बात रखने से पहले 2-3 बात बता दूं। अभी आचार्य जी ने कहा कि सवाल पूछने का अधिकार विपक्ष को भी है और जनता को भी है। बिल्कुल सही बात है, लोकतंत्र है। लेकिन एक जगह कुछ फर्क है। अगर आप सरकार से एक सवाल पूछते हैं अमीश भाई और सरकार उसका जवाब नहीं देती है, चलिए मान लिया भाजपा बहुत सी चीजों का जवाब नहीं दे रही है, तो बड़ी सीधी सा तरीका है, कांग्रेस पार्टी उस सवाल को लेकर जनता के सामने जाएगी, जनता को संतुष्ट करेगी और जनता भारी बहुमत से मोदी को 2019 में चुनाव हराकर गुजरात वापस भेज देती। इसका मतलब एक सीधा सीधा यह निकलता है लोकतंत्र में कि आप जो सवाल पूछ रहे हैं, जनता यह मानती है कि वो सवाल गलत पूछ रहे हैं, क्योंकि अगर जनता आपके साथ होती तो मोदी प्रधानमंत्री 19 के बाद ना होते। तो यह तो बात आई कि सवाल पूछने के अधिकार पर। दूसरी बात, बड़े भाई ने कहा कि भैया हिंदू सम्राट नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री होते हुए हिंदू अभी भी खतरे में क्यों महसूस करता है। इसका भी मैं आपको एक रीजन बता दूं। जी। जब आप 25 घंटे की अमेरिका से फ्लाइट पकड़ते हैं तो एक शब्द होता है जेट लैग। प्लेन से उतरने के बाद भी आपको ऐसा लगता है मैं प्लेन में उड़ रहा हूं रात को। ना आपको रात में नींद आती है, ना सुबह टाइम, आपका टाइम जोन बदल जाता है। तो हिंदुओं के साथ इस देश में वो हुआ है आचार्य जी, आप समझ नहीं रहे हैं।
1000 साल का उनका इतिहास इस देश में ऐसा है, उसका जो डर है, जो भय है, वो हिंदू सम्राट 8 साल में ठीक नहीं कर सकता। मैं इसको ब्रेक के बाद शुरू करूंगा। मैं ब्रेक के बाद शुरू करूंगा। एक बड़ी खबर भी आ रही है, कांग्रेस दिग्विजय सिंह के ऊपर बड़ा स्टैंड लेने जा रही है। मैं ब्रेक के बाद वापस आ रहा हूं। आप देख रहे हैं आर पार। लेकिन कांग्रेस का एक वर्ग बड़ा नाराज भी है इस विषय को लेकर कि दिग्विजय के सामने से जिस तरह से माइक हटा। मैं ब्रेक के बाद तमाम खबरों पर आ रहा हूं। आप देख रहे हैं आर पार। बहुत कुछ होने वाला है ब्रेक के बाद। ने एक सरकारी ऑफिस पर धावा बोला। आतंकी हमले में 5 लोगों के मारे जाने की खबर। हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन अल शबाब से जुड़े ग्रुप ने। क्रिकेटर केएल राहुल की दुल्हनिया बनेंगी आथ्या शेट्टी। आज खंडाला के फार्म हाउस में होगी शादी। परिवार के सदस्य, करीबी दोस्त होंगे शामिल। और अब देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते हैं धमाकेदार 50। महाराष्ट्र के नांदेड़ में आपसी रंजिश में एक होटल मालिक पर हमला। आरोपी ने चाकू से किया हमला। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में एलिवेटेड रोड पर रील बनाने पर हुई कार्रवाई। वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने गाड़ी का 17,000 का चालान काटा। गोवा के मापुसा इलाके में हुए ब्लास्ट का सीसीटीवी वीडियो सामने आया। धमाके के बाद फॉरेंसिक टीम ने जुटाए सबूत। उत्तर प्रदेश के मेरठ की एक यूनिवर्सिटी में 2 विदेशी लड़कियों से बदसलूकी का मामला सामने आया। वीडियो में कुछ छात्र विदेशी लड़कियों के पीछे हूटिंग करते नजर आए। विदेशी लड़कियों पर धर्मांतरण के प्रचार का आरोप। हरियाणा के रोहतक में 2 बदमाशों ने एक दुकान में पिस्तौल के दम पर लूट की कोशिश की। पूरी घटना वहां पर लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। पुलिस जल्द पकड़ने का कर रही है दावा। उत्तर प्रदेश के आगरा में हुए दुकानदार से सोने की चेन छीनकर फरार हो गया। वारदात सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। पुलिस केस दर्ज कर आरोपी की तलाश में जुटी। बिहार के पटना में कुछ चोर एक कुरियर कंपनी के दफ्तर से 41 किलो चांदी चोर कर फरार हो गए। घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड। आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। छपरा के बाद अब बिहार के सिवान में भी जहरीली शराब का कहर। शराब पीने से 3 लोगों की मौत, 7 लोगों की हालत गंभीर। दिल्ली के बवाना इंडस्ट्रियल एरिया में एक फैक्ट्री में लगी भीषण आग। दमकल की 13 गाड़ियां आग बुझाने में जुटी। मध्य प्रदेश के झाबुआ में पेट्रोल पंप के पास खड़ी बस में लगी आग। आसपास फैला काले धुएं का गुबार। आग में बस जलकर राख। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में आतंकियों ने किया ग्रेनेड से हमला। एक नागरिक घायल। जम्मू कश्मीर के शोपियां से हिजबुल मुजाहिदीन का आतंकी पकड़ा गया। गिरफ्त में आए आतंकी का नाम नासिर अहमद शेर गोजरी बताया जा रहा है। 2017 से फरार था नासिर। परमवीर चक्र से सम्मानित वीरों के नाम पर हुआ अंडमान निकोबार के 21 द्वीपों का नाम। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया नामांकन। कहा ये द्वीप आने वाली पीढ़ियों के लिए निरंतर प्रेरणा का स्थल बने। सुभाष चंद्र बोस द्वीप पर बनने वाले राष्ट्रीय स्मारक के मॉडल का भी किया गया अनावरण। गृह मंत्री अमित शाह कार्यक्रम में हुए शामिल। अंडमान निकोबार दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह विजेताओं को किया सम्मानित। कई कार्यक्रमों में होंगे शामिल। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जयंती पर देश मना रहा है पराक्रम दिवस। संसद भवन में दी गई श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किया नमन। नेताजी की जयंती के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। कहा नेताजी के बताए रास्ते पर चलकर राष्ट्र प्रथम के भाव को निखारे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर कोलकाता के शहीद मीनार में कार्यक्रम का आयोजन। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। बोले पूरा करना है नेताजी का काम। आज से भारतीय नौसेना की ताकत में हुआ बड़ा इजाफा। कलवरी क्लास की पनडुब्बी आईएनएस वागीर हुई नौसेना में शामिल। भारत में ही तैयार की गई सबमरीन वागीर। सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने एलएसी का दौरा किया। सुरक्षा पर हालात की जानकारी दी। जनरल मनोज पांडे ने एलएसी पर तैनात जवानों का हौसला बढ़ाया और उनकी तारीफ भी की। दिल्ली में कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस परेड की फुल ड्रेस रिहर्सल। विजय चौक से शुरू होकर लाल किला तक चलेगी रिहर्सल। 26 जनवरी से पहले जम्मू कश्मीर में सुरक्षा सख्त। बारामूला में सुरक्षा बल के जवानों ने ड्रोन से की निगरानी।
असम के गुवाहाटी में 26 जनवरी से पहले सुरक्षा चाक चौबंद, रेलवे स्टेशन समेत कई सार्वजनिक जगहों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। जवानों ने ली तलाशी। महाराष्ट्र के अहमदनगर में पुलिस ने की मॉक ड्रिल। आतंकवादी हमले का मुकाबला करने और निर्दोष लोगों की जान बचाने के लिए की गई मॉक ड्रिल। उत्तर प्रदेश के नोएडा में पुलिस और 3 किडनैपर के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ के दौरान तीनों किडनैपर के पैर में गोली लगी। पुलिस ने एक संदिग्ध कार को ट्रैक करते हुए एक लड़के को भी छुड़वाया। तमिलनाडु के अक्कोकड़म में एक मंदिर उत्सव कार्यक्रम के दौरान हादसा हुआ। एक क्रेन के गिरने से 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 9 लोग घायल बताए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में बन रहे मकान का एक हिस्सा गिरने से हादसा हुआ। मलबे में दबने से 2 मजदूर घायल हुए। दिल्ली के मंगोलपुरी में ट्रक पलटने से हुआ दर्दनाक हादसा। ट्रक की चपेट में आने से एक की हुई मौत, 2 लोग गंभीर रूप से घायल। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में सड़क हादसे में 6 लोगों की दर्दनाक मौत। तेज रफ्तार डंपर ने कई लोगों को रौंदते हुए एक कार में मारी टक्कर। राजस्थान के सीकर में ट्रक और कार में जोरदार भिड़ंत, सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत। उत्तर प्रदेश के इटावा में नहर में गिरी कार, 2 पुलिसकर्मियों ने एक कार चालक की बचाई जान। गुजरात के सूरत में बीच सड़क पर मारपीट से भगदड़ मची। शराब के नशे में 2 लोगों ने एक आदमी की पिटाई की। बीच बचाव में आए शख्स ने की मारपीट। मुंबई के रायगढ़ में कोयंबटूर हिसार एक्सप्रेस ट्रेन के एक कोच में लगी आग, बाल बाल बचे सभी। गुजरात के राजकोट में मोटरसाइकिल सवार ने एक बुजुर्ग महिला को मारी टक्कर। हादसे की शिकार महिला को पहुंचाया गया अस्पताल। हादसा सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड। रामचरितमानस पर स्वामी प्रसाद मौर्य के विवादास्पद बयान पर बवाल। मौर्य ने तुलसी रामायण पर प्रतिबंध की मांग की तो साधु संतों ने जताया कड़ा विरोध। महाराष्ट्र में अब अंधविश्वास विरोधी कानून के खिलाफ उठने लगी आवाज। महाराष्ट्र में अंधश्रद्धा निर्मूलन कानून को खत्म करने की मांग। आज नासिक में दोपहर 2 बजे साधु संत करेंगे विरोध प्रदर्शन। महाराष्ट्र के नागपुर में अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के सह अध्यक्ष श्याम मानव की बढ़ाई गई सुरक्षा। रवि भवन के बाहर सीएपीएफ तैनात। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री के ऊपर आरोप लगाने के बाद श्याम मानव को धमकी भरे फोन आ रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का राहुल गांधी पर निशाना। मध्य प्रदेश की एक रैली में राहुल पर लगाया देश की छवि खराब करने का आरोप। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी ने तेल कंपनियों से की अपील। कहा अगर घाटे से उबर चुके हैं तो पेट्रोल डीजल की कीमतें करो कम। देहरादून में उत्तराखंड जैविक उत्पाद परिषद के कार्यशाला में पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। कहा पहले 2% जमीन पर होती थी जैविक खेती, अब 34% भूभाग पर हो रही है अधिक कृषि। पहाड़ों पर बर्फबारी ने बढ़ाई आम लोगों की मुसीबतें। जम्मू कश्मीर के 10 जिलों में अगले 24 घंटे तक बर्फीले तूफान की चेतावनी। लोगों को बाहर नहीं निकलने की सलाह। आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान में अब बिजली संकट गहराया। सुबह से पूरे पाकिस्तान की बत्ती गुल। 12 से ज्यादा अधिक पावर प्लांट पूरी तरह से ठप। पाकिस्तान में बिजली संकट की वजह से लाहौर ओरिजिन लाइन ट्रेन बंद हो गई है। ट्रेन नहीं चलने से लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। अधिकारियों के मुताबिक बिजली सप्लाई शुरू होने में करीब 10 घंटे लगेंगे। पाकिस्तान में सरकार के खिलाफ कर्मचारियों का प्रदर्शन। रेलवे कर्मचारियों ने कई महीनों से वेतन न मिलने पर जताया। पाकिस्तान से हिंदू महिला को जबरन धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर करने का मामला सामने आया। अपहरण कर महिला से रेप का आरोप। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में एक मंदिर की दीवार पर भारत विरोधी नारे लिखे गए। खालिस्तान समर्थकों पर देश विरोधी नारे लिखने का आरोप। अमेरिका के कैलिफोर्निया में 10 लोगों की मौत। आप देख रहे हैं इस समय आर पार न्यूज 18 इंडिया पर, और इस समय की बड़ी खबर आ रही है। कांग्रेस ने दिग्विजय सिंह के बयान से किनारा कर दिया है। जयराम रमेश ने ट्वीट करके बताया है। आज सुबह माइक भी हटाया गया था उनके सामने से। फॉर्मर सीएम है, 2 टाइम के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वरिष्ठ नेता है। जयराम रमेश का बड़ा ट्वीट है। जो बयान दिया दिग्विजय सिंह ने वो उनका निजी बयान था, ये कहा है। लेकिन बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस के मंच से ये बोला गया था, इसलिए ये शब्द कांग्रेस पार्टी के हैं। लेकिन कांग्रेस कह रही है ये शब्द हमारे नहीं है। क्या दिग्विजय सिंह को बाहर का रास्ता दिखाएगी कांग्रेस पार्टी? अब ये बड़ा सवाल यहां से खड़ा हो जाता है। क्या दिग्विजय सिंह को बाहर कर देगी यहां से कांग्रेस पार्टी? ये बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। जयराम रमेश ने जो ट्वीट किया है, क्या दिग्विजय सिंह अब कांग्रेस पार्टी का हिस्सा होंगे या नहीं होंगे, या उन पर कोई बड़ी कार्रवाई करने की तैयारी में कांग्रेस पार्टी है? लेकिन कांग्रेस का एक वर्ग कह रहा है कि
जिस तरह से माइक हटाया गया वो तरीका भी सही नहीं था। एक निजी चैनल का माइक उनके सामने था जिसको एक बड़े नेता ने हटा दिया। लेकिन दिग्विजय सिंह का जो बयान है वो बेहद निजी बयान है, उसका पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। सुधांशु त्रिवेदी, आपका पहला रिएक्शन इसके ऊपर? पहले बात तो देखिए, इसके सिर्फ 2 वाक्यों में कहना चाहूंगा। अब देखिए, चाहे जितना भी कुछ कांग्रेस बयान दे ले, पर एक कहावत है कि बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किरकोए, रहीमन बिगड़े दूध को मथे न माखन होए। तो जो माठा कर दिया दिग्विजय सिंह ने वो अब नहीं हो सकता। और दूसरा, जिस ढंग से माइक हटाया गया अमित जी, दिख गया कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भारत तो छोड़ो, कांग्रेस के अंदर कितना जुड़ाव, कितना बिखराव और नेताओं में कितना दुराव है, ये सामने आ गया। तो भारत जोड़ो यात्रा का पूरा चाल, चिंतन, चेहरा, चरित्र पूरी विद्रूपता के साथ बयान में, यानी मनसा वाचा कर्मणा उभर कर सामने आ गया। दिग्विजय सिंह जी ने एक्सपोज कर दिया। और एक और वाक्य कह दूं, ये कहते हैं कि रिपोर्ट रखी जाने, अरे भाई किस आर्मी के एक्शन की रिपोर्ट पार्लियामेंट में रखी जाती है? और रिपोर्ट की मैं बात करूं तो मैं ये कहूं कि 26/11 की रिपोर्ट तो सरकार ने संसद में रखी थी क्या? चलिए नहीं रखी, सरकार के पास जो रिपोर्ट थी उसके खिलाफ बयान देने के लिए दिग्विजय सिंह पे क्या कार्रवाई की थी? मैं पूछना चाहता हूं। ये तो सरकार का ऑफिशियल स्टैंड था रिपोर्ट पे कि 26/11 हाफिज सईद ने करवाया है, उसके बाद उन्होंने बोला उस पर कोई कार्रवाई नहीं। और मैं दूसरा पूछना चाहता हूं, शहीद हेमंत करकरे का इतना बड़ा अपमान कर दिया उन्होंने ये कह के कि उन्होंने फोन करके उन्हें बताया था कार्रवाई से पहले। बताइए, कोई व्यक्ति जो नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी में काम कर रहा हो, वो सरकार के बाहर के किसी व्यक्ति को कोई गोपनीय इंफॉर्मेशन दे रहा है, उनको तो अब वो बेचारे जीवित भी नहीं बचे इसकी सफाई देने के लिए। यानी आपने उनके लिए कितना बड़ा एक मॉरल टैबू क्रिएट कर दिया। इसके ऊपर उनकी सरकार ने कोई कार्रवाई की? जवाब देना पड़ेगा। कुछ भी कांग्रेस कह ले, उसका दोहरा चरित्र उजागर हो गया। जी जी, आचार्य प्रमोद कृष्णम, क्या दिग्विजय सिंह का बर्डन हो गया पार्टी पर? 2 टाइम सीएम, सेवरल टाइम्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अमित देवगन जी, पहली बात तो ये, सुधांशु जी ने 2 बड़ी बातें कही हैं। सुधांशु जी ने कहा कि हेमंत करकरे का अपमान किया। भाई, आपकी पार्टी की सांसद ने तो हेमंत करकरे जी का बड़ा सम्मान किया था, जो कहा कि मेरे श्राप से मर गया। वो कितना बड़ा अपमान था एक शहीद का। दूसरी बात यह है कि दिग्विजय सिंह जी के बहुत से बयानों से कोई हो सकता सहमत हो ना हो, हर पार्टी में ऐसी बातें होती हैं, नेताओं के पर्सनल बयान भी होते हैं। लेकिन दिग्विजय सिंह जी ने जो आज बयान दिया है उसमें तो कोई गुनाह नहीं किया उन्होंने अगर ये कह दिया भाई पुलवामा में जो शहादत हुई हमारे जवानों की, तो उसकी डिटेल क्यों देश को नहीं देनी चाहिए? ये कौन सी बुरी बात हो गई? दिग्विजय सिंह ने दूसरी बात कही है कि हमारे जवानों ने, हमारी देश की फौज ने, हमारे देश के वीर जवानों ने जो सर्जिकल स्ट्राइक की, तो उसको तो एप्रिसिएशन मिलना चाहिए। और 4 साल बाद अगर हम पूछना चाहते हैं कि जो इतना बड़ा काम हमारे देश की फौज ने किया, तो सरकार उस पर डिटेल जानकारी देश को दे देगी, तो क्या सेना का अपमान हो जाएगा? तो कह रही है कि क्यों सबूत मांग रहे हो? लेकिन कांग्रेस पार्टी के कई नेता सबूत मांग चुके हैं। सिद्धू पे कार्रवाई होगी, संजय निरुपम पे कार्रवाई होगी, किस पे कार्रवाई होगी? क्या दिग्विजय सिंह पार्टी का हिस्सा होंगे, नहीं होंगे? बड़े सारे सवाल खड़े हो गए आचार्य जी। लेकिन दिग्विजय सिंह ने चुप्पी साध ली है। अमीश देवगन जी, दिग्विजय सिंह जी कोई गली मोहल्ले के नेता नहीं है और कोई कॉरपोरेशन के पार्षद नहीं है। 10 साल चीफ मिनिस्टर रहे हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जब एक था तब 10 साल चीफ मिनिस्टर रहे। कांग्रेस के वर्किंग कमेटी, कांग्रेस के महासचिव। और सुनिए, भारत जोड़ो यात्रा के संयोजक वो हैं। जिस भारत जोड़ो यात्रा में उन्होंने जो बयान दिया, तो उनके सामने से माइक हटाना, उनके सामने से माइक हटाना, उनके सामने से माइक हटाना, ये दिग्विजय सिंह जी का घोर अपमान है। मैं इसकी निंदा करता हूं। माइक सुधांशु ने थोड़ी हटाया, वारिस पठान ने थोड़ी हटाया। कह सकते हैं नहीं, ये रिजवान अहमद ने हटाया। पहले मेरी बात सुनता हूं ना, तो ये गंभीर विषय है। जी बिल्कुल। अमीश देवगन जी, दिग्विजय सिंह जी एक वरिष्ठ नेता हैं, भारत जोड़ो यात्रा के राष्ट्र संयोजक हैं और गांधी परिवार के सबसे ज्यादा विश्वसनीय और आज्ञाकारी नेताओं में गिने जाते हैं। और खड़गे जी जब राष्ट्रीय अध्यक्ष का पर्चा जब चुनाव हुआ तो दिग्विजय सिंह जी ने नॉमिनेशन किया था, नॉमिनेशन करने की बात हुई थी, उन्होंने नॉमिनेशन फॉर्म खरीदा था।
लेकिन कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के कहने पर उन्होंने खड़गे जी का सम्मान करते हुए, कांग्रेस नेतृत्व के निर्देश का पालन करते हुए अपना नॉमिनेशन नहीं किया। तो दिग्विजय सिंह जी के बयान से आप अगर सहमत नहीं है तो ये कह सकते हैं कि भाई हम उनके बयान से सहमत नहीं है, ये कह सकते हैं कि उनका बयान निजी बयान है, लेकिन उनके सामने से माइक हटाना और इतने सीनियर व्यक्ति की बेइज्जती करना ये ठीक नहीं है। इस पर पार्टी के अंदर बात होनी चाहिए। नहीं, पार्टी के अंदर और दिग्विजय सिंह जी ने कौन सा गुनाह कर दिया अगर सरकार से सवाल कर लिया? दिग्विजय सिंह के बयान पर, मैं तो दिग्विजय सिंह के इस बयान में कोई बुरी बात नहीं मानता। नहीं, वो तो मुगलों को भी क्लीन डेमोक्रेसी है, जमहूरियत है। जी। सरकार से सवाल करना एक मेंबर पार्लियामेंट सरकार से सवाल नहीं करेगा तो और कौन करेगा? अगर दिग्विजय सिंह सरकार से सवाल करते हैं कि पुलवामा में हमारे शहीदों, हमारे जवानों की शहादत हुई, उसका आज तक आपने उसको क्यों छोड़ दिया डीएसपी को, उसका हुआ क्या? तो ये कौन सा गुनाह है? मुझे लगता है कि ये तो गलत है। और दिग्विजय सिंह जी के सामने से ये माइक हटाना, ये कांग्रेस के हेडमास्टर को शोभा नहीं देता। नहीं, अब कौन हेडमास्टर है कौन नहीं है ये तो आप लोग निर्णय करिए। लेकिन सुधांशु कुछ ऐड करना चाहते हैं, रिजवान अहमद कुछ ऐड करना चाहते हैं। रिजवान अहमद काफी देर से कुछ कहना चाह रहे थे, मैंने ब्रेक ले लेता है। रिजवान अहमद, आप अपनी बात को कंप्लीट करिए। और अब तो कांग्रेस ने पल्ला झाड़ लिया, लेकिन मुगलों को क्लीन चिट दिखाई दे रही है, आपको नहीं दे रही? जी शुक्रिया। देखिए, पॉलिटिकल एस्पेक्ट पे मुझे नहीं बोलना, मैं अपनी बात पर वापस आता हूं। जैसा आचार्य जी ने बोला था, मैं उसी मुद्दे पर आता हूं कि अभी भी क्यों हिंदू ये सोचता है कि वो खतरे में है। तो उसका मैंने बड़ा आसान तरीके से जवाब दे दिया कि 1000 साल के उत्पीड़न को आप सोचते हैं कि नरेंद्र मोदी एक हिंदू सम्राट 8 साल में उस वहम को, उस डर को, उस सोच को उससे निकाल लेगा, तो ये नहीं हो सकता। कम से कम 80 साल बार बार निरंतर नरेंद्र मोदी इस देश को चाहिए, तब जाके हिंदू इस देश में अपने आप को कंफर्टेबल फील करेगा। और बड़ा अफसोस होता है, मैं आपको बताऊं, आचार्य जी 1200 साल की हिस्ट्री है, मुसलमान की तो 1400 साल की हिस्ट्री है, और मुसलमान जैसे तैसे उस हिस्ट्री को नहीं भूला है। 1200 साल की हिस्ट्री है, जो सुधांशु भाई बता रहे थे। 75 लाख वर्ग किलोमीटर था अखंड भारत चाइना को छोड़ के, आचार्य जी 75 लाख या 76 लाख वर्ग किलोमीटर। अब जिस हिंदुस्तान में आप बैठे हैं 33 लाख वर्ग किलोमीटर बचा है ये जी। अब इस पर भी एक आचार्य बोले कि हिंदू को खतरा क्या है। नॉर्थ ईस्ट में 100 साल में मेजॉरिटी से माइनॉरिटी होगा, इस पे भी आचार्य बोले हिंदू को खतरा क्या है। 1947 में 85% थे, आज 79.5% रह गए, उस पर भी आचार्य बोले हिंदू को खतरा क्या है। तो भैया ये तो हिंदू जाने और आचार्य जाने, इसमें रिजवान अहमद क्या जाने। जी एक सेकंड, आचार्य जी कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन ये दीपक साहब, रिजवान जी ओके आचार्य जी बोलिए। मैं जवाब देता हूँ। देखिए रिजवान साहब, हिंदू संस्कृति, सनातन संस्कृति, और सनातन संस्कृति जो है वो सत्य के ऊपर आधारित होती है। हमारी संस्कृति को मिटाने के बहुत प्रयास किए गए, लेकिन आज तक नहीं मिट पाई। 800 साल मुगलों ने राज किया, हमारी संस्कृति को मिटाने की कोशिश की, हम नहीं मिटे। दूसरी बात है, हमारा आइडियल औरंगजेब नहीं है, हमारे हीरो न चंगेज खां है, ना हमारा आइडियल कोई अंग्रेज है। हमारे आइडियल है महात्मा, हमारे आइडियल है महाराणा प्रताप, हमारा आइडियल है छत्रपति शिवाजी, हमारे आइडियल छत्रपति शिवाजी हैं, हमारा आइडियल सुभाष चंद्र बोस है, हमारा आइडियल भगत सिंह है, हमारे आइडियल चंद्रशेखर आजाद है, हमारा आइडियल अशफाक उल्लाह खान है, हमारा आइडियल वीर अब्दुल हमीद हो सकता है, हमारा आइडियल चंगेज खान नहीं हो सकता। ये बात आप वारिस पठान को बताइए आचार्य जी, मुझे क्यों बता रहे हैं। सुन लीजिए आचार्य जी को। रिजवान साहब, जब आप बोल रहे थे, आप बड़े शालीन प्रवक्ता हैं, आप बीच में, आपके बीच में कोई नहीं बोलता, आप बीच में, प्लीज आप बीच में मत बोलिएगा। हाँ, ना मुझे इस तरह की कोई डिबेट करने की आदत है, ना शौक है। अमीश देवगन, मैं कहना चाहता हूँ, लेकिन आचार्य जी अब मेरा आपने बोला औरंगजेब हमारा आइडल नहीं है, आपने बोला औरंगजेब हमारा आइडल नहीं है। इमरान प्रतापगढ़ी जो औरंगजेब की मजार पे जाते हैं, उसको राज्यसभा से नवाजा जाता है, वो किसका आइडल है? इमरान प्रतापगढ़ी। राज्यसभा तो आपने दी ना, आपकी पार्टी ने दी ना इमरान प्रतापगढ़ी। इसका जवाब कांग्रेस पार्टी, नहीं कमाल की बात है, अब उसका जवाब कांग्रेस पार्टी के वो नेता देंगे। नहीं, अगर एआईएमआईएम जाती है औरंगजेब की मजार पर, तो कांग्रेस पार्टी का सांसद भी तो जाता है इमरान प्रतापगढ़ी, जिसको उसके इनाम में राज्यसभा की टिकट दे दी जाती है।
क्या बोलिएगा? अमीश देवगन, आपने सवाल किया, मेरा जवाब सुनिए लेगा। जी। आपने सवाल किया, मैं कह रहा हूं कि इसका जवाब कांग्रेस पार्टी के अधिकृत प्रवक्ता दे सकते हैं या कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप दे सकती है। मैं क्यों दूं? मैं कैसे दे सकता हूं? लेकिन मैं रिजवान साहब को कहना चाहता हूं, हिंदू ना डरता है किसी से, हिंदू डरता तो परमात्मा से डरता है। ओके रिजवान अहमद जी दीपक झा कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। बात ना करो यार। रिजवान 10 सेकंड। ठीक है, 10 सेकंड दिया आपको रिजवान अहमद। दीपक झा वांट्स टू रिस्पॉन्ड। अरे आचार्य जी ने मुझे खामखा इतना लंबा लेक्चर दे दिया। अरे आचार्य जी सुनिए ना, मैं बोल रहा हूं। आपने मुझे इतना लंबा लेक्चर दे दिया, आप सिर्फ इतना बताइए हाँ या ना। आपने क्या दिया था मुझे? आपने इतना लंबा लेक्चर आपने 1200 साल में मैंने आपके सवालों का जवाब सुनिए ना, जो 1200 साल में अखंड भारत आधा रह गया, ये क्यों रह गया? इसका जवाब दीजिए ना। दीपक झा देना चाहते हैं। वारिस पठान भी कुछ ऐड करना चाहते हैं, लेकिन वारिस में आपके पास आऊंगा। डॉक्टर रिजवान साहब आप अपने बीजेपी की सरकार से कहिए कि जितना भारत की जितनी जमीन 800 साल में दूसरे देशों के पास है वो छीन लें, हम इनके साथ हैं, हम इनका समर्थन करेंगे। भारत की संसद में प्रस्ताव लाए कि इस जमीन को बढ़ाना है, चीन से भी लेना, अफगानिस्तान से भी लेना है। जो जमीन हमारे पास से चली गई वो अब आके भाजपा वापस लाए। 1000 साल में जो सनातन धर्म की आधी जमीन चली गई, क्या बात कर रहे हैं आप? पूरा देश आपके साथ कर रहे हैं भाई। दीपक झा इंतजार कर रहे हैं। 40 मिनट से बैठे दीपक झा शांति से। दीपक झा आपका 1 मिनट है, आप अपनी बात को रखिए। देन वारिस पठान एंड रिजवान जी। भाजपा और पठान और रिजवान ये ऑटो की तरह हैं। भाजपा, पठान और रिजवान ये तीनों ऑटो की तरह हैं। भाजपा आगे एक पहिया है, 2 पहिया पीछे लेके चलती है, रिजवान को और पठान को। ये दोनों ही प्रताड़ित हैं। पहले कांग्रेस की सरकार के साथ मलाई खाए, अब भाजपा के साथ मलाई खाना चाहते हैं। ये रिजवान जैसे काले नेमी है, बहुरूपीय। तुलसीदास ने लिखा था, जानी न जाए निशाचर माया, काले नेमी के ही कारण आया। तो ये वो निशाचर हैं। आज हिंदुत्व की बात करते हैं ना, अपने धर्म की बात करते हैं। देखिए ये बिल्कुल निशाचर है। और अरे सुन ले भाई, मैं बीच में नहीं बोलता। देखो दानव है, ऐसे दानवों को संहार करना चाहिए। और ऐसे व्यक्तियों से ना मुसलमान का भला होगा ना हिंदू का। ये मुसलमान के लिए भी जहर है और हिंदुस्तान के लिए भी जहर है और हिंदू के लिए भी जहर है। और दिग्विजय सिंह का बयान बहुत शानदार है, स्वागत योग्य है। क्योंकि मुगल कालीन सत्ता और मोदी कालीन सत्ता दोनों ही विध्वंसक रही है। दिग्विजय सिंह ने एक क्या बोल रहे हैं आप? बिल्कुल विध्वंसक रही है। मोदी कालीन सत्ता और मुगल काल की सत्ता दोनों ही विध्वंसक रही है। बिल्कुल। अरे मुगलों ने काशी विश्वनाथ को तोड़ा, मोदी ने बनाया। बाबर ने राम मंदिर को तोड़ा। सुनिए इस शासन ने बनवाया। मुगलों के जो पैदाइश रिजवान और पठान बैठे हुए हैं, ये दोनों आज कह रहे हैं हिंदुस्तान की बात नहीं करते। दोनों लोग मोदी के नाम की माला जपते हैं। दोनों लोग मोदी करते हैं। दोनों लोग हिंदुस्तान की बात नहीं करते। सुधांशु त्रिवेदी भी कुछ कहना चाहते हैं, क्योंकि आपने मोदी और मुगल की बात करी। जो बात दिग्विजय सिंह कर रहे हैं वो आप भी कर रहे हैं। भाई हैं, एक ही तरीके से काम करते हैं, दोनों तानाशाही करते हैं। मोदी और मुगल भाई बिल्कुल भाई हैं। मोदी के आइडियल है मुगल। ठीक है प्रवक्ता जी, अरे सुनिए प्रवक्ता जी, मेरे को तो इनका नाम भी नहीं मालूम है, कौन है ये प्रवक्ता जी? कोई बात नहीं भैया, वोट मार के बैठे हैं। सुनिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नाम पता करने की जरूरत नहीं है। सुनो 2-3 मिनट से सुन रहे हैं हम लोग बकवास, दिमाग खराब हो गया। सुनिए जरा सुनिए। आपने बोला है खराब होने के लिए कि नहीं? दिमाग खराब तुम लोगों ने देश का कर रखा है पहले से। पहले कांग्रेस यार अमीश भाई, मैं बेवकूफ के साथ बहस नहीं करता, आपको मालूम है अमीश भाई। शर्म नहीं आती? मेरे सामने को अच्छे को बिठाओ। भारत माता के लाल होते ना तो इस तरह गद्दारी नहीं करते। आपको कांग्रेस को गाली दे रहे हैं, इसलिए आपको गुस्सा। अभी ये देखो, अभी सर्टिफिकेट बांट रहे। ठीक है, एक बात तो रख लिया। वारिस पठान को सुनिए। आपने पठान, रिजवान, बीजेपी की तीनों को बात करी, तीनों को 3 व्हीलर का 3 पहिए बता दिए। अब जवाब सुनिए ना, आपने 3 मिनट बोला लगभग। ओके अरे सुनो प्रवक्ता जी, सुनिए। बोले जब पठान तो अच्छे की जुबान बंद हो जाए, समझ गए ना? ट्रेंडिंग में चल रहा है आजकल। जरा सुनो अब मेरी बात। अभी आपने सर्टिफिकेट देने की बात की, तो आपका सर्टिफिकेट आपके जेब में रखो और घर में डालो, अचार डाल के खाना खाओ। मुझे आपके सर्टिफिकेट की नेशनलिज्म पेट्रियटिज्म की कोई जरूरत नहीं है। भाड़ में गए आपका सर्टिफिकेट, भाड़ में गए आप।
अब बात नंबर 2 सुनिए, अरे बात नंबर 2 सुनिए ना अमीश भाई, आप भी तो सुनिए। चलो मुगलों ने जो भी किया नहीं किया, उनकी तारीख को तो आप मिटा नहीं सकते ना। हिस्ट्री में लाल किला बनाया, ताजमहल बनाया, और जहां से मोदी जी लाल किला से 15 अगस्त के दिन झंडा ले रहे थे वो भी उन्होंने फहराया, जो भी है। अब औरंगजेब की मजार पे जाने का इतना बड़ा जो बिखड़ा खड़ा हुआ है, तो मैं तो रिक्वेस्ट कर रहा हूं सेंट्रल गवर्नमेंट से कि एएसआई का प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है उसको हटा दो वहां से, नहीं जाएंगे वहां पे, खत्म हो गया किस्सा। बार बार तानाशाही तो नहीं सुनेंगे ना। मगर आज प्रॉब्लम क्या हो रहा है, मैं देख रहा हूँ आचार्य सवाल नहीं करते कि जिन्ना की मजार पे जाके चादर चढ़ाने वाले, जिन्ना से की तारीफ करने वालों से। अरे अडवाणी गया था जिन्ना की मजार पे, भाई मैं नहीं गया था। अडवाणी जी गए थे जिन्ना की मजार पे, पाकिस्तान में मोदी गए थे, मैं नहीं गया था। ठीक है सुधांशु त्रिवेदी जी, अरे मैं नहीं गया था अडवाणी की मजार पे, मेरे दादा नहीं गए थे जिन्ना के नाम पे, जिन्ना की मजार पे अडवाणी जी गए थे। मेरे दादा नहीं गए थे ना, मेरे दादा पाकिस्तान गए थे। दिग्विजय सिंह ने वहां पे जाके बिरयानी खाई। सुधांशु त्रिवेदी को सवाल करो, मेरे को क्यों सवाल कर रहे हो? मैं थोड़ी गया, लेकिन सुधांशु अपने टर्न का इंतजार करें। सुधांशु जी ऑन स्क्रीन, होल्ड ऑन। सुधांशु आपने सवाल पूछ लिया, अब शांत रहिए, अब आप शांत रहिए। सुधांशु त्रिवेदी, शानदार बयान है दिग्विजय सिंह का, आपने बोल दिया, ऑडियो डाउन है। अब सुधांशु त्रिवेदी देखिए, आप पंकज जी पता नहीं क्या एब्सर्ड बात बोल जाते हैं। पंकज नहीं, दीपक, इन्हें ध्यान ही नहीं रहता है। कहते हैं मुगल, दीपक जी आप क्या बोल जाते हैं, आपको ध्यान ही नहीं रहता। अरे मैं कहना चाहता हूं, आइडियल तो उसे माना जाता जिसके नाम पे सड़कें रखी जाएं। या औरंगजेब के नाम पे सड़क किसके कालखंड में रखी गई थी? कांग्रेस के कालखंड में। तो कालनेमी कौन हुआ? और इतना ही नहीं, जब हमने उसका नाम बदल के डॉक्टर कलाम के नाम पे करने का प्रयास किया, तो कांग्रेस के विधायक और आम आदमी पार्टी के जो आज विधायक है और उस समय कारपोरेटर थे अमानतुल्लाह खां, दोनों ने आके छाती पीटी थी कि औरंगजेब का नाम नहीं बदलना चाहिए। और एएसआई की बात करते हैं तो मैं कहना चाहता हूं, एएसआई के मॉन्यूमेंट पे पूजा पाठ की परमिशन नहीं होती है, या तो परमिशन लेनी पड़ती है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर वहां पे जाके मजार के ऊपर पढ़ा, और दीपक जी आपको यह आइडिया नहीं है? अरे छोड़िए औरंगजेब को, अकबर ने लिखा है, आईने अकबरी में अबुल फजल ने लिखा है कि चित्तौड़ पर विजय प्राप्त करने के बाद 30,000 हिंदुओं के सर काटने के बाद उनकी खोपड़ी पे खड़े होके अकबर ने, नॉट औरंगजेब, गाजी की उपाधि ली। और अकबर ने खुद अपने फतेहनामा चित्तौड़ में लिखा है, मान्यवर ऐसे ही कालनेमी के चक्कर में जब आप पढ़ते हैं तो रामचरितमानस में लिखा है, उबरे ही अंत न हो ही निबाहू, काल नेमी जीवन रावण राहू। कालनेम के चक्कर में पड़ जाते तो उबर नहीं पाते, ऐसा आप लोग चढ़ पड़े। सुधांशु एक आपने प्रतिक्रिया दी, जिस पर सुधांशु त्रिवेदी का जवाब बेहद आवश्यक हो जाता है। सुधांशु आपका जवाब आवश्यक हो जाता है। इन्होंने बोला मोदी और मुगल का शासन दोनों एक जैसा है, दोनों के शासन में हिंदू खतरे में है। नहीं, सुधांशु जी ने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया कि सुधांशु जी से मैं राष्ट्रभक्ति सीखूंगा, सुधांशु जी से कांग्रेस पार्टी राष्ट्रभक्ति सीखेगी। अरे जिन्ना के मजार पे चादर चढ़ाने वाले त्रिवेदी जी, आप उसमें गोलमोल करके कन्नी काट जाते हैं, आपको औरंगजेब पूरा बाबर याद आ जाएगा। बोला मोदी और मुगल का काल एक है? दोनों एक ही है भाई। कैसे? देश डरा हुआ है, मुगल समय में देश डरा हुआ था, लोग धर्म यात्रा नहीं कर सकते, आज मोदी के सामने भी वही है। आपने बात को रख लिया, अब सुधांशु आपका जवाब। क्या एब्सर्ड बात बोलते हैं? मुगल के टाइम में देश डरा था तो सारे मुगल बादशाहों के नाम पे सड़कें क्यों रखी? क्योंकि किताबों में मुगलों को महान क्यों कहा? जिन्ना की मजार पे आप जाते हैं, जिन्ना की मजार पे आपके पूर्वज जाते हैं। जिन्ना की मजार पे आपके पूर्वज जाते हैं। बोल नहीं रहा था, प्लीज अपने टर्न पे बोलिए। जिन्ना की मजार पे क्यों गए? एक सेकंड अपने टर्न पे, ऑडियो डाउन है। आप सुधांशु त्रिवेदी। अरे भाई, अब मैं बोल रहा हूं, जिन्ना की बात करते हैं तो सुनिए झा साहब, जिन्ना को जिन्ना किसने बनाया? 1916 लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन, कांग्रेस ने मुस्लिम लीग की वह मांग मान ली कि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र होंगे, यह जिन्ना की मांग थी। और वही इलाके बाद में जाके पाकिस्तान बने। और 1946 में कांग्रेस ने अपनी कार्य समिति में यह प्रस्ताव पारित किया कि भारत का विभाजन होगा। जिन्ना के साइन और कांग्रेस के नेताओं के साइन, और उसके बाद आके भाषण देते हैं कि जिन्ना का ये, जिन्ना का वो। मान्यवर, कितना भी आप जिन्न अपने ऊपर सवार कर लें, आपकी जो पुरानी करतूतों का जिन्न आपसे पीछा नहीं छोड़ने वाला है। इसलिए बराए मेहरबानी ऐसे टॉपिकों को ना उठाएं, यह केवल आप ही को एक्सपोज करता है और किसी को नहीं। और बहुत दुख की बात है, कहां मोदी जी के जमाने की बात और कहां ये मुगलों के जमाने की बात कर रहे हैं। इससे ज्यादा
मानसिकता, विकृत मानसिकता नहीं हो सकती। आचार्य जी कुछ कहना चाह रहे हैं। किसी की आंखों पे मोदी विरोध का चश्मा इस सीमा तक चढ़ा हुआ हो तो मुझे लगता है कि उसे इस विषय पे अपना मानसिक इलाज कराने का प्रयास करना चाहिए। जी जी, वारिस पठान कुछ कहना चाहते हैं। वारिस पठान 30 सेकंड शार्प रिबटल। सुधांशु त्रिवेदी जी, सुधांशु आपने कहा जिन्ना के बारे में कहा, जिन्ना का नाम लिए बिना, पाकिस्तान का नाम लिए बिना तो आपको खाना हजम नहीं होता है। बताइए जिन्ना की कब्र पे कौन गया था? वारिस पठान या मेरे दादा नहीं गए थे, अडवाणी जी गए थे। आपने क्या किया? पाकिस्तान में बिन बुलाए मोदी जी चले गए, बिरयानी खा के आ गए नवाज शरीफ के पास, मैं तो नहीं गया। तो फिर क्यों आप क्यों नहीं उनके बारे में बोलते? मेरा सवाल नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। आप मानते हो क्या नहीं कि देश का सबसे बड़ा आतंकवादी नथुराम गोडसे था जिसने महात्मा गांधी का कत्ल किया? आप चाहते हो क्या उसकी फिल्म लगे, या आप चाहते हो कि उसकी फिल्म को भी बैंड किया जाए जिस तरह से बीबीसी ने मोदी की जो डॉक्यूमेंट्री थी उस पर बैंड लगाया? बैंड लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए? जो फिल्म आके देश के अंदर अराजकता फैलाएगी, नफरत फैलाएगी, देश का माहौल खराब करने की कोशिश करेगी, ऐसी फिल्म को बैंड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? सुधांशु जी मुझे इस बात का जवाब दीजिए। देखिए, कोई भी फिल्म यदि कोई आने वाली है और उसके द्वारा कोई भी वातावरण बिगड़ेगा तो उस पर फिल्म सेंसर बोर्ड अपना उचित निर्णय लेगा। मगर वारिस पठान बताइए, रजाकार आतंकवादी थे कि नहीं? बोलिए, देश के पहले आतंकवादी रजाकार थे कि नहीं? बोलिए। जिनको जाना था चले गए, जिनको जाना था वो चले गए। मैं तो 2023 की बात कर रहा हूँ, मैं तो बात कर रहा हूँ। अच्छा बताइए, महात्मा गांधी, निजाम हैदराबाद देशभक्त था कि नहीं? बोलिए। फादर ऑफ द नेशन नथुराम गोडसे देश का सबसे बड़ा आतंकवादी, उसको ग्लोरीफाई करने के लिए पिक्चर बन रही है। बोलिए नथुराम गोडसे मुर्दाबाद, बोलिए, चलिए हिम्मत दिखाइए। सुधांशु जी दिखाइए, वो गोडसे की कोई तारीफ नहीं करता, दिखाइए। अरे कवर फायर मत दो अमीश देवगन, कवर फायर मत दो। 3 मिनट से बात कर रखी है। सुधांशु 10 सेकंड। सुनिए, अभी सुनिए, इनको महात्मा गांधी के प्रति बहुत आस्था है ना, और कह रहे हैं तो मैं पूछना चाहता हूं, महात्मा गांधी का राजनीतिक दर्शन था राम राज्य, नित्य का भजन था रघुपति राघव राजा राम। बोलो रघुपति राघव राजा राम, और गोडसे बोलो रघुपति राघव राजा राम। गोडसे क्या था जरा बता, बोलो उनका अंतिम शब्द है राम। बोलिए हे राम, बोलिए। अरे सुधांशु जी, फादर ऑफ द नेशन का कातिल है, फादर ऑफ द नेशन लगा लेते हैं महात्मा गांधी। बोल देंगे ये, नहीं बोल देंगे। वारिस पठान, आप तो महात्मा गांधी के फॉलोअर हैं, तो बोल दीजिए रघुपति राघव राजा राम। इसमें क्या है? मुंह बंद करिए सुधांशु त्रिवेदी का। महात्मा गांधी के फॉलोवर है अमित भाई, और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की इसमें कोई बात नहीं है। अब महात्मा गांधी का भजन गाओ दीजिए, क्या दिक्कत है? जो जिनको मुगल और मोदी का शासन एक साथ है, एक जैसा लगता है। एक सेकंड, रिजवान अहमद, ये मेरा पॉइंटेड सवाल है। मोदी और मुगलों का शासन एक जैसा है? ओके, मोदी और मुगलों का शासन एक जैसा है, और 2024 में यही एजेंडा है विपक्ष का। एक सेकंड, इनको भी जेट लैग है ना? आप कह रहे हैं इनको जेट लैग है, जवाब सुन लेते हैं। दीपक झा, अब आपको जेट लैग है? अमीश भाई, ये दीपक झा कह रहे हैं। अमीश भाई, ये बोले मुगलों की तारीफ करें, मुगलों की बुराई करें, मोदी की तारीफ करें, बुराई करें, सवाल पूछें ना पूछें, यकीन करिए न्यूट्रल आदमी हूं, इस बार मोदी फिर से 300 पार है 2024 में। ये अगर बस बोलना बंद कर दें तो शायद कोई इनका फायदा हो जाए। और दीपक झा की बातों का जवाब क्या है? दीपक झा को तो रिजवान अहमद का बुखार है। ये बच्चा आपको मिला कहां? इसे पकड़ के लाते कहां से हो, मुझे यही नहीं पता। तुम्हारी हवा टाइट हो जाती है ऐसे बच्चों से, तुम जैसे बड़े बड़े आतंकवादियों की इतने छोटे बच्चे से हवा टाइट हो जाती है भाई। और भाजपा की स्टेपनी बने हुए हो, पिछले 70 सालों से मलाई खाए, अब इधर भी मलाई खा रहे हो। अभी सबसे बड़े फायदेमंद ये है क्योंकि इनको बच्चों से प्रॉब्लम है। ये देखिए, ठीक है, सुधांशु कुछ कहना चाहते हैं और लाइटर नोट। सुधांशु त्रिवेदी और लाइटर नोट। देखिए, लाइटर नोट कहना चाहूंगा जी। सुनिए जी, मोदी जी के विरोध में कट्टरपंथियों, अपराधियों, आतंकवादियों का समर्थन लेने से लेके पाकिस्तान का समर्थन करने तक अब मुगलों की भी आड़ लेने लगे, और आप कुछ भी करते जाएं उधर जनता मोदी जी के साथ है। एक लाइन कहना चाहता हूं, मरीज़े नफरते मोदी पर लानत खुदा की,
मर्ज बढ़ता गया जो जो दवा की। जी रिजवान साहब ने जो कहा है, अभी आपका ये मर्ज और बढ़ने वाला है। जी भगवान ने चाहा तो 2024 में और ज्यादा बड़ा हो जाएगा। बहुत शुक्रिया। सारे स्टेपनी है, बिल्कुल उनको रिजवान, लेकिन आपको तो कोई स्टेपनी बनाने को भी तैयार नहीं है। लेकिन आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा के लिए। लेकिन निष्कर्ष ये कि अगर सबूत वाला और मुगल काल वाला एजेंडा है 2024 में, तो यकीन मानिए नतीजा कोई हैरान करने वाला नहीं आने वाला है। जब आप मोदी के शासन को मुगल शासन से कंपेयर करने लगे तो सोच लीजिए दिवालियापन किस कगार पर पहुंच चुका है कई चिंतकों का, कई बुद्धिजीवियों का। मैं इस कार्यक्रम को यहीं विराम देता हूं, लेकिन देश नहीं झुकने देंगे। अमन चोपड़ा तैयार है।